हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, है ना। फिर हमने आपको बता दिया मोल हम कैसे निकालते हैं। आइए उसी पे कुछ मैं चाहता हूँ कि कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर इन क्लास 9th। ओके, लेट्स स्टार्ट। सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि सपोज 80 ग्राम ऑफ NaOH, क्या दिया मैंने आपको? 80 ग्राम ऑफ NaOH। अब कह रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो एक स्टेप ऊपर चलता है ना। अलग अलग एटम्स के नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था? मोल निकालेंगे। कुछ भी निकालने के लिए कहा जाए, पहला काम आप मोल निकालेंगे। और मैंने आपको बता दिया मोल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हियर मास इज गिवन, और आपको बताया था मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालते हैं। मास जब भी गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। चलिए तो मोल ऑफ NaOH निकाल लो पहले। गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास। मास बोलो कितना है? 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इसका निकालोगे तो आ जाएगा 40। 23 इसका हो गया, 16 ऑक्सीजन का हो गया, ये हो गया, तो टोटल 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 मोल्स। ठीक है, मोल आ गया आपका। अब देखिए मोल आने से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहीं से। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा? मोल निकालना है। ठीक है, तो मोल जब निकल गया तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं मुझे मालूम है, तो 2 मोल में कितने होंगे तो मालूम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH निकल गया यहाँ से। मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे बोलो? मोल कितना दिया हुआ है NaOH का? 2। तो वो एक मोल में कितने होते हैं? 6.02 × 10⁻23। तो कितने होगा बच्चों? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 12.022 × 4 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकल गया। पहले क्या निकाले थे? मोल। फिर मोल से कहाँ पहुंच गए? मॉलिक्यूल्स। पहुंचना कहाँ है? नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब यहाँ आ जाओ, एक अब यहाँ समझना NaOH, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH को समझ लो। ये अगर आप समझ जाओगे बच्चों तो मामला आसान हो जाएगा, है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। अब यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मूला है NaOH, ये बता रहा है कि NaOH के एक मॉलिक्यूल में सोडियम का एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का एक एटम प्रेजेंट। तो पता ये चला कि NaOH के 1 मॉलिक्यूल में सोडियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का वो भी 1 एटम, हाइड्रोजन का वो भी 1 एटम है। लेकिन हमारे पास NaOH के एक मॉलिक्यूल तो अब है नहीं। NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 12.044 × 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसके? NaOH के। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम अगर निकालना हो, नंबर ऑफ सोडियम एटम निकालना हो, एक में एक ही है तो इतना में कितना होगा साहब? 1 से इंटू कर देना। इतने हो गए, इतने एटम्स हो गए। 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना हो तो उतना ही हो जाएगा सर, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने एटम होंगे। उसी तरह से हाइड्रोजन एटम निकालना हो सर, आपको क्या करोगे बच्चों? 12.044 × 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। सिंपल है। एक मॉलिक्यूल में एक एटम, इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम्स, है ना। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एक एटम, इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम्स। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के इतने एटम, इतने में इतने एटम्स हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक स्टेप अहेड क्वेश्चन हो गया। अब मोल निकालने नहीं कहा गया, अब क्या कहा गया था आपको? नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, चाहे नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, कुछ भी निकालना हो मेरे बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आप।
सबसे पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो फिर बाकी बातें हम आराम से कर लेंगे। यहां तक समझ बात आ गई? चलिए, ये था फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन NaOH। और एक दो क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। उससे पहले एक बात मैं और डिस्कस करूँ। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है न्यूमेरिकल्स में, आपके 9th लेवल में तो नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा आप जाएंगे तो दिक्कत होती है ना। क्या है बेटा? अगर लिखा हुआ है वन मॉलिक्यूल ऑफ AXBY, सपोज कोई मॉलिक्यूल लिया, मुझे मालूम नहीं कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, इसलिए जो है क्या लिख दिया AXBY। एक्स और वाई जो है उसके एटॉमिक रेशियो है, ठीक है, कि ए के कितने एटम्स हैं, बी के कितने एटम्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस मॉलिक्यूल में एक्स के कितने एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए वो हो जाएगा एक्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी हो जाएगा वाई, ठीक है। वहीं पर वन मॉलिक्यूल की जगह अगर वन मोल लिख दे, यही कंफ्यूजन हो जाता है। मॉलिक्यूल में तो कंफ्यूजन नहीं करते, पर आसानी से बच्चे बोल देते हैं कि साहब एक्स के एटम है, बी के वाई एटम्स। वहीं पर अगर लिख दिया वन मोल ऑफ AXBY, क्या लिख दिया? वन मोल ऑफ AXBY। तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ए आ गया बेटा एक्स, याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एटम्स कितने हो जाएंगे? एक्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चे? वाई। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, या बिल्कुल समझने की कोशिश करना। आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ है। क्या बताया बच्चा, जरा ध्यान दें यहाँ पे कि अगर वन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है किसी, हाँ, जो है मॉलिक्यूल का क्या लिखा हुआ है? वन मॉलिक्यूल है किसी भी मॉलिक्यूल का AXBY, जो भी अभी एक एग्जांपल दूंगा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो X है वो नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, ऑब्वियसली A के एटम्स को बताएंगे। Y है नंबर ऑफ एटम्स को बताएगा, ऑब्वियसली Y के एटम्स को बताएगा। वहीं पे वन मोल हो जाए, X अब नंबर ऑफ एटम्स को नहीं बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है। वहीं पे वन मोल हो जाए, Y नंबर ऑफ एटम्स को नहीं बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है। समझ रहे हो? तो अब नंबर ऑफ मोल्स जब मालूम हो गया, नंबर ऑफ एटम्स भी निकल जाएगा आपको। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, ये तो मोल है। एक मोल में कितने एटम होते हैं बताया था आपको, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो एक्स मोल में कितने एटम हो जाएंगे? x इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी निकालना हो तो y है, तो y इंटू एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगर एक मोल गिवन है तो ये मोल को बताता है, एक मोल गिवन है तो ये मोल को बताता है, एक मॉलिक्यूल गिवन है एटम को बताता है। समझ रहे हो फर्क? वन मॉलिक्यूल ऑफ AXBY, X is the number of atoms of A, Y is the number of atoms of B. One mole of AXBY, X is the number of moles of A atoms, Y is the number of moles of B atoms. जब नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गया, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। हम देख रहे हैं कितने सारे एटम्स हो गए, ये मल्टीप्लाई हो गया किससे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। Y के कितने एटम्स हो गए? मल्टीप्लाई हो गया किससे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। B के एटम्स हो गए। दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वन मॉलिक्यूल ऑफ AXBY एंड वन मोल ऑफ AXBY। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोल गिवन है या एक मॉलिक्यूल गिवन है। मॉलिक्यूल गिवन होगा नंबर ऑफ एटम्स पे बात करेंगे, मोल गिवन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पे बात करेंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। परेशान तो नहीं हो रहे बच्चे? परेशान होना भी नहीं, बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ।
बाद में फिर आपको एक वन शॉट दे दूंगा मैं पूरे चैप्टर का, ठीक है। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें। अब मैं ये लिख देता हूँ वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H4 लिख दिया, ठीक है। और फिर लिख दिया वन मोल ऑफ C2H4। पहले क्या लिखा, वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H4। अब फिर क्या लिख दिया, वन मोल ऑफ C2H4। तो पहले अगर हम बात करें, इसमें अगर हमको कहे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन निकालो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये पहला कर लेता हूँ, इसको दूसरा कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे सर, 2 हो जाएंगे। सेकेंड में देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे सर, बोलो ना, 4 हो जाएंगे। मैंने कहीं पहले ही कहा था वन मोल ऑफ एक्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ एक्स बी वाई का मतलब एक एक्स एटम है और बी के वाई एटम है। तो C2H4 है, तो शायद सी बात है कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, वो भी जब वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H4 आपके पास हो। अब वहीं पर वन मोल है सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड ये तो फर्स्ट का था, है ना साहब, हाँ फर्स्ट का ए भी कर लिया था, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का था। सेकेंड में बात कर लेते हैं आप, है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बोलो क्या हो जाएगा, 2 मिनट पॉज लो, सोचो। अब बताओ, 1 मोल दिया हुआ है, कार्बन के कितने मोल हैं, 2 मोल है, 2 एटम नहीं है। कितने मोल है, 2 मोल है। तो कार्बन के मोल्स तो मालूम हो गया, तो 1 मोल में कितने एटम है पता है आपको यार, इंटू कर लोगे ना, कर लेना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बोलो क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4 मोल एटम्स हैं। तो 4 मोल का मतलब हो गया 4 × 6.022 × 10 के पावर 23 एटम्स। मुझे लगता है मामला क्लियर हो गया आपका, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर एक मोल गिवन होगा तो क्या करेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल गिवन होगा तो क्या करेंगे। तो बहुत क्वेश्चंस बनेंगे आपके मोल कॉन्सेप्ट में, ढेर सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, है ना। तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी कराता रहूँगा अलग अलग लेक्चर्स में। फिलहाल इतना ही आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट पे, और इससे आगे अभी जो भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब आते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो जहन से उतर गया था, पहले ही पढ़ा देना था मुझे, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं उसको POAC बोलता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। देख लेता हूँ ताकि आपका मामला खत्म हो जाए। क्या है, POAC, क्या मतलब हुआ इसका, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक और भी नाम है मास कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास, जो लोग बोलते हैं, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास बोलते हैं, जिस नाम से आप पुकारिए। ठीक है, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, है ना, ताकि वहाँ से चीज़ों को क्लियर कर लें। फॉर एग्जांपल N2 + H2 क्या बनेगा, NH3। रिएक्शन आपको बैलेंस करना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो सीख लें। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना है 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए, इस पर भी नाइट्रोजन के 2 एटम है, उस पर भी 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, उस पर भी 6 एटम है। ठीक है, इस तरह से बैलेंस करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं, अगर बराबर नहीं है तो हम किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, फिर मल्टीप्लाई करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट आएगा रिएक्शंस, मैं आपको बैलेंस करता चलूँगा, आप सीख जाइएगा। तो खैर, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 ही था, 2 से इंटू कर दिया, तो अब नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए तो 2 बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पे 2 ही था, तो फिर हमने 3 से इंटू कर दिया, 3 दूनी 6 हो गए। क्लियर है मामला। अब आते हैं
हम बात करते हैं कि सब मास की, अगर हम बात करें, ये आपको मालूम ही है, बचपन से पढ़ते हैं आप, इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब मास ऑफ N2 की बात करें अगर यहाँ पे, हाँ। अच्छा, फिलहाल हम ये आपका ये जो लगा हुआ है शुरू में 3 लगा हुआ है या 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, इसको स्टियोकेमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टियोकेमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे फिर, है ना, डोंट वरी। अब यहाँ नाइट्रोजन का कितना है ना, यहाँ पे 1 है। अच्छा, इसका आपको मालूम है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास वो कितना है, 40, तो 2 है तो कितना होगा, 28 ग्राम। 1 मोल ही मान के चलता हूँ, 1 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 2 मोल है ना। उसी तरह से हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, देखो तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन कितना हो गए, 2, उससे 3 इंटू कर देंगे तो 6 हो जाएगा, या फिर ऐसे समझो 3 दूनी 6 एटम्स है, एक एटम का मास कितना होता है, 1, तो 6 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 6 AMU। अगर मोल में बात करें तो 6 ग्राम। तो टोटल मास के रिएक्टेंट कितने हो गए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 34 ग्राम, 28 प्लस 6 कितना हो गया, 34 ग्राम। क्लियर है, इस पर आता है। प्रोडक्ट की बात करें तो NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 14 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 17 ग्राम। कितना है, 2 है, तो टोटल मास कितना हो गए, 17 गुना 2 कितना हो गया, 34 ग्राम। बड़ा खूबसूरत नज़ारा नजर आ रहा है ना। क्या देखा बेटा यहाँ पे कि रिएक्टेंट में कितने मास ने रिएक्ट किया था, 34 ग्राम। प्रोडक्ट में कितने मास बने, 34 ग्राम। इसी का तो नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट में उतना ही मास मिलने वाला है ना। जितने मास आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उतने ही मास हमको प्रोडक्ट में मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हमने देखा कि रिएक्टेंट में कितने ग्राम आ गए, 34 ग्राम आए। कितने आए, 34। प्रोडक्ट में कितना आया, तब भी 34। क्या समझ में आ रहा है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसी को बहुत सारी किताब में NCERT में भी लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। जैसे आप बोले, आपकी मर्जी है कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। उतना ही नहीं, आप अगर और बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करें, यहाँ पर इस पर कितने नाइट्रोजन के मास है, 28 ग्राम। उस पर कितने नाइट्रोजन का मास है, 2 नाइट्रोजन है, 2 and 2, 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, 14 ग्राम। 14 इंटू 2 28 ग्राम, तो इस पर भी 28, उस पर भी 28। हाइड्रोजन के इस पर भी 6 ग्राम, उस पर भी 6 ग्राम, टोटल कितने हो गए, 34 ग्राम। तो पता है चला कि एक पर्टिकुलर एटम का जो मास है वो जितना रिएक्ट कर रहा था उतना ही मास वहां पे भी बन रहा था। ऐसा नहीं था कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और 7 ग्राम हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, नहीं। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहा है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन ही बनाएगा, वो अलग बात है, अलग अलग फॉर्मेशन होगा, अलग, है ना, फॉर्म में होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में, H2 की शक्ल में, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपको जो है किसके साथ है, अमोनिया के साथ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट हमारा अमोनिया बना है, NH3 बना है, हाइड्रोजन 3 है, हर एक जो है क्या नाम कहता है कि नाइट्रोजन एटम है, तीनों मिलकर के जो एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको अमोनिया कहते हैं। शक्ल बदल गई है, फॉर्म बदल गया है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि रिएक्टेंट में भी 6 ही ग्राम हाइड्रोजन था और प्रोडक्ट में भी क्या है, 6 ही ग्राम हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में भी 28 ग्राम ही नाइट्रोजन था, प्रोडक्ट में भी क्या है, 28 ग्राम ही नाइट्रोजन है। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट is equal to mass of the product, या फिर कहेंगे mass of the atom in a reactant must be equal to mass of the product, mass of the atom in a product। जितना रिएक्टेंट में होगा मास एटम, किसी भी एटम का, प्रोडक्ट में भी उतना ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन।
सिंपल है कि नहीं सिंपल है? कोई भी रिएक्शन आप ले लेना, चेकआउट कर लेना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपका मामला क्लियर हो जाए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आपको मैं कराऊंगा, है ना, वो थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, है ना, देखेंगे, है ना। अब मैं आपको बताता चलता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन ले लेता हूँ, है ना, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा बेटा? HCl बनेगा। चेक कर लो बैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड नहीं है। हाइड्रोजन एक, सॉरी हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन एक, बराबर है नहीं है? क्या करोगे? 2 से इंटू कर दो ना भाई। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन यहाँ पे दो, उस पर भी दो हो गए, बराबर हो गए। अब आ जाओ मास ऑफ द रिएक्टेंट। हाइड्रोजन का मैं लिखता नहीं, आप चेक कर लो यहाँ पे कितने हैं साहब, 1 इंटू 2 ग्राम। इसके कितने हैं साहब? 35.5 एक का होता है, इंटू 2 कितने हो गए साहब? 71 ग्राम। टोटल कितना हो गया साहब? 2 प्लस 71 कितना हो गया साहब? 73 ग्राम। इस पर आ जाओ मेरे बच्चों। अब यहाँ पर देख लो आप, 2 इंटू हाइड्रोजन का बोलो कितना 1, क्लोरीन का कितना 35.5, 2 इंटू 36.5, 5 दूनी 10, 36 दूनी 33 ग्राम। आगे के नहीं आगे? कितना मास इधर था ना मास उधर, इसलिए तो कहते हैं मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या फिर कहते हैं मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है? या फिर हम इसको यूं कहें कि मास ऑफ द एटम इन अ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द सेम एटम इन अ प्रोडक्ट। ठीक है? क्या मास समझ में आ गई बेटा? बात आपको ये समझ में आ गया? क्या समझ में आया आपको कि मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट? क्लियर हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। या फिर यूं कह दो, मास ऑफ ईच एटम इन रिएक्टेंट is equal to mass of each atom in product। ठीक है ना? एवरी एटम का मास रिएक्टेंट में जितना है उतना ही एटम का मास प्रोडक्ट में भी उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो उस पर भी हाइड्रोजन 2 ही ग्राम होगा। क्लोरीन कितना है? 71 ग्राम है तो उस पर भी क्लोरीन 71 ग्राम ही होगा। टोटल मास निकालिए, इंडिविजुअल निकालिए अलग अलग एटम्स का। मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, आप जानते हो कि हमने आपको कहा था कि मोल निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? मोल निकालने के लिए क्या करोगे? मास अपन मॉलिक्यूलर मास। बोलो यार। तो किसी भी एटम का, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, उसका एटॉमिक मास सेम रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास कितना है? 1 ग्राम है। ग्राम में बात कर रहा हूं, तो उस पर जाएगा तब भी 1 ही ग्राम होगा, है ना। तो पता ही चला कि अगर मास सेम, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो अगर मास सेम है तो मोल भी सेम होगा। बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, जिसको मैं जब हम POAC अप्लाई करना सिखाएंगे आपको, तो एक बात ये समझ में आएगा कि मोल ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मोल ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। मोल ऑफ द एटम्स इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मोल ऑफ द एटम्स इन द प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोल ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट must be equal to mole of atoms in the product। mole of atoms in products। ठीक है बच्चों, जितने मोल होंगे रिएक्टेंट में उसी एटम्स के उतने ही मोल होंगे प्रोडक्ट में। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। इस पे और भी क्वेश्चंस बनेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाता जाऊंगा। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक्स्ट्रा काम मैं आपको कराता चलूंगा। फिर नीट्स में जो क्वेश्चंस पूछे इससे रिगार्डिंग POAC के, इससे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन से, या फिर मोल कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं सारा 1 बाय 1 आपको सॉल्व कराता चलूंगा। आप बिल्कुल जो है घबराइए मत, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। आराम से तमाम क्वेश्चंस 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। बस इतना कहना चाहता हूं आपको कि आप जो चीज़ आपको पढ़ाता हूं उसमें अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, ये बात समझ में आपको नहीं आई। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। आप उसको कहिए कि साहब मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर कहिए मास ऑफ द ईच एटम इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ ईच एटम इन द प्रोडक्ट, या उसको कहिए कि मोल ऑफ ईच एटम इन द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मोल ऑफ ईच एटम इन द प्रोडक्ट। अब रहा सवाल कि साहब इसमें बेस्ड क्वेश्चन
कंजर्वेशंस कैसे होते हैं, हाउ टू अप्लाई द पीओएसी को हम अप्लाई कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी बातें मैं आपके सामने करूंगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं कह दूँ, हम लोग क्लास किशनगंज में SBI बैंक के सामने हम लोग स्पेक्ट्रम क्लासेस के नाम से चलता है, वहाँ हमारा ऑफलाइन क्लास है, यहाँ पे हमारा ऑनलाइन क्लास है। थैंक यू वेरी मच।